जय हिंद दोस्तों। पीवाईक्यू एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर, यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर और बाकी अगर आप किसी स्टेट पीसीएस का या दूसरा सिविल सर्विसेज से रिलेटेड या उसके सिलेबस से रिलेटेड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वहाँ पीवाईक्यू एनालिसिस काम आएगा। आज के पीवाईक्यू एनालिसिस सेशन में मैं तुम्हारे साथ पहले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एनवायरनमेंट का। अब इसको एनवायरनमेंट पे या ज्योग्राफी में जिसमें भी क्लासीफाई करो। हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर ही रहा हूं, अब ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के भी करेंगे क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, पढ़िए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, उसके सोर्स से रिलेटेड है, क्या मेथड अप्लाई होता है उससे रिलेटेड है पहला क्वेश्चन। और हाँ, साथ में मैंने नीचे कई स्टूडेंट्स के तुम्हारे मैसेज आ रहे थे कि सर क्या प्रीलिम्स आने वाला है। अब तो कई लोगों का नींद खुलता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि नींद पहले से तोड़कर रखो, अलर्ट रहो। कई लोगों की अभी नींद खुल रही है या अभी मौका मिल रहा होगा, ऐसा भी है। सर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया क्या स्मार्ट में? बिल्कुल क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। इंक्वायरी नंबर पे कॉल करो, क्लासेस भी चल रही हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में। जो भी आपकी समस्या है, जो भी इंक्वायरी है, कॉल करके इंक्वायरी भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ ऐड करवा दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से रिलेटेड कौन से इंफॉर्मेशन ट्रू है ना? ये ट्रू, इनकरेक्ट, इस पे बड़ा ध्यान देना है। कल भी मैंने एक बैच में टेस्ट लिया था, उस बैच में तुम भी, अभी तुम वीडियो देखोगे ही, ये जब तुम्हें यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन गलत करके आए थे ना, नहीं करना है। ये जितनी गलती है ये टेस्ट में करके खत्म कर लो, एक्चुअल एग्जामिनेशन में नहीं करना है। तो वहां पर ट्रू, इनकरेक्ट, करेक्ट, इन सबको बड़े ध्यान से देखना है। सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? तो अगर हम एनर्जी सोर्सेस को दो पार्ट में क्लासिफाई करें, दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं गाइज? रिन्यूएबल सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स। क्या है ये दोनों पार्ट? तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स, एग्जांपल चलो लेते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आपने क्या किया? 1 लीटर पेट्रोल लिया, अपने बाइक में डाला, अपनी स्कूटी में डाला, अपनी कार में डाला और फिर मार्केट गए या कॉलेज तक आए या इंस्टीट्यूशंस तक आए। वो पेट्रोल जो है उससे आपके बाइक को एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। बट क्या उसके बाद फिर उसको रिन्यू कर पाओगे? फिर से रिप्लेस होगा उतने फास्टर रेट पे? नहीं होगा। दैट्स वाई हमेशा सजेस्ट किया जाता है नहीं कि चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो या कोल हो, इन सब पे डिपेंडेंस कम से कम किया जाए, अपनी डिपेंडेंस उन पर कम की जाए, उनका यूज कम किया जाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ही वो सोर्स कम है। पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रहा है, सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सारा कोल अगर हम लोगों ने ही यूज कर लिया तो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ेंगे? फिर कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा? इसलिए हमको एक ऐसे सोर्स की जरूरत पड़ी, एक ऐसे सोर्स की जरूरत पड़ी जो कि रीन्यूएबल होगा। रीन्यूएबल का मतलब कि यहां पे रिप्लेसमेंट जो है एनर्जी का वो ज्यादा फास्टर होगा। यहां पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तुरंत खत्म होने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल सूरज चाचा वाले हमारे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी ज्यादा फास्टर रेट पे रिप्लेस होता है एज कंपेयर टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल प्रोडक्ट। तो ऐसे दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। आ जाइए अब क्वेश्चन पर। पहला स्टेटमेंट क्या है? सोलर एनर्जी इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ऐसे सूरज चाचा नाराज हो जाएंगे। सोलर एनर्जी इज एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोर्स। काफी फास्टली रिप्लेस होगा ना सोलर एनर्जी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया और हमको ट्रू ढूंढना था। जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत हुआ ना, ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन ए इज आउट, 2, 3, 4 में कहीं पर भी 1 नहीं है। और ऐसे ही एग्जामिनेशन में भी सॉल्व करना है। सेकेंड स्टेटमेंट, बायोमास एनर्जी, मतलब जहां पे बायोमास का यूज करके, चाहे वो बायोमास किचन का हो या बायोमास बाकी किसी और पर्टिकुलर जिस बायोमास सोर्स हो, इज अ फाइनाइट सोर्स ऑफ रिसोर्स, इज अ फाइनाइट रिसोर्स इफ नॉट यूज सस्टेनेबली। कि अगर बायोमास एनर्जी जो है हम उसको सस्टेनेबली नहीं यूज करें, इफ नॉट यूज सस्टेनेबली, तो वो भी फाइनाइट सोर्स बन जाएगा। वो भी फाइनाइट सोर्स बन जाएगा। फाइनाइट सोर्स कहने का मतलब कि एक दिन ऐसा आएगा जल्द ही जब वो खत्म हो जाएगा। जो चीजें इनफाइनाइट रहती हैं वो खत्म नहीं होती हैं, जो फाइनाइट रहती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो अगर हम बायोमास एनर्जी को भी, जो वेस्ट से जनरेट हो रहा है, जो बायोमास से जनरेट हो रहा है, जैसे गोबर गैस बुला सकते हैं। बचपन में जब हम स्कूल में थे, खेल खेल में बंदरो दुनिया टाइम का एक टीवी सीरियल आता था,
काफी पॉपुलर, उसमें बायोमास, गोबर गैस के बारे में और बाकी सोर्सेस के बारे में बताते थे। लेकिन अगर उसको भी सस्टेनेबली यूज नहीं करें तो बिल्कुल फाइनाइट बन के वो खत्म हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट है। यही चीज तो पेट्रोलियम के साथ भी कभी अप्लाई हुई थी, अभी बायोमास के साथ भी अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी इज प्राइमरली जनरेटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। अब फिर ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? एक तो जियोथर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अभी मैंने तुमको बताया यहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो बन किससे रहा है? फॉसिल फ्यूल से। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट पढ़ते ही रिजेक्ट कर दो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमको क्यों चाहिए फॉसिल फ्यूल जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। तो थर्ड स्टेटमेंट कहां पर है? यहां पर है थर्ड स्टेटमेंट, गलत। यहां है थर्ड स्टेटमेंट, गलत। पहुंच गए आंसर पर? आंसर तो मिल गया तुम्हें। क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का? ये 2 and 4 ओनली। लेकिन हम पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं, सिर्फ रट्टाबाजी नहीं कर रहे हैं। तो जरा जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो जियोथर्मल एनर्जी का। तो भाई जियोथर्मल एनर्जी कैसे जनरेट हो रहा है? जियोथर्मल एनर्जी के लिए सबसे, अब जियोथर्मल की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं जियोलॉजी या अर्थ इन्वॉल्व होगा, इतना हमें आइडिया लगा। और थर्मल वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे हीट का भी यूज हो रहा होगा, बट कोल यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे अर्थ को यूज करेंगे। अर्थ के कोर में, धरती के नीचे जो गर्मी है, जो उष्मा है, जो हीट है, उसको यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे? जैसे यहाँ सपोज ये क्या दिखाया जा रहा है, ये जो ब्लू है, तो ये हॉट वाटर रिजर्वायर है, गर्म पानी यहाँ पर इकट्ठा है। और इस हॉट वाटर रिजर्वायर से क्या निकलेगा गाइज? स्टीम निकलेगा। कई जगह पे हॉट वाटर के अलावा बाकी लिक्विड भी सोर्स रहते हैं जिनसे स्टीम निकलेगा। और उस स्टीम से हम क्या करेंगे? यहाँ टरबाइन चलाएंगे, जनरेटर लगा हुआ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज जियोथर्मल एनर्जी। कहाँ पे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल की नीड है? बिल्कुल नहीं है। एक कूलर साथ में लगाते हैं, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर लगाते हैं ताकि ये जो हॉट वाटर है, जिससे जो स्टीम है जिससे टरबाइन चला, वो फिर से ठंडा होके कहां चले जाए? वापस नीचे। तो रिप्लेंस भी हो रहा है ना। ऐसा भी नहीं हो रहा है कि हम हॉट वाटर या फिर स्टीम पूरा निकाल ले रहे हैं और फिर उसके बाद उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। रिप्लेसमेंट हो जाता है काफी जल्दी। ये कूलिंग टावर यहाँ पे लगा हुआ इस तरह से। इस पिक्चर में यही समझाया गया आपको, यही समझाया गया कि भैया पहले यहाँ पे हॉट वाटर है जिससे स्टीम निकला, इस स्टीम को टरबाइन में डाला गया, यहाँ जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, यहाँ बीच में है कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर क्या कर रहा है? यहाँ से जो एक्सेस स्टीम है, एक्सेस स्टीम टरबाइन में जो यूज नहीं हुआ, वो एक्सेस स्टीम कूलिंग टावर में गया, और कूलिंग टावर से फिर यहाँ पे द वाटर इज पंप्ड बैक इनटू द अर्थ टू रीस्टार्ट द प्रोसेस। दिस इज जियोथर्मल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स। यूज हो रहा है इंडिया में। लद्दाख में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट लगा है जियोथर्मल एनर्जी के लिए, फैसिलिटी है। सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो चुका था, कॉन्ट्राडिक्टरी था। फोर्थ पर आते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिलाइज ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फ्लोइंग वाटर। अब वैसे भी हमें आंसर मिल चुका था 2 and 4, फिर भी हम देखते हैं एक बार। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहां पे मतलब वाटर को एक जगह स्टोर कर लिया हमने डैम में, और फिर वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर में, हम उसको काइनेटिक एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे अभी फिगर में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड देन फिर टरबाइन चलाकर, जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गाइज। 2 and 4 आर करेक्ट, आवर आंसर इज करेक्ट, सी। लेट्स सी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। ये देखिए एकदम सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन? शुरू यहां से करते हैं। ये हमारा क्या रहा? डैम, बांध। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि जो डैम्स हैं वो मॉडर्न इंडिया के नए टेम्पल हैं, क्योंकि इन डैम से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम इरिगेशन फैसिलिटीज भी अपने फार्मर्स को देंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएंगे, जिससे मॉडर्न इंडिया का ग्रोथ होगा। याद रखना उसको, उनके उस स्टेटमेंट को। तो डैम है, यहाँ पर वाटर है। अब काफी ऊंचे जगह पर, काफी ऊंचाई पर वाटर स्टोर करके रखा गया, तो अभी तो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें। अब इसको क्या किया जाएगा? फ्लो किया जाएगा।
फ्लो किया जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो मैटर करता है ना। जितने अच्छे स्पीड से इधर फ्लो होके आ रहा है टरबाइन को उतना तेज घुमाएगा। यहाँ लगा हुआ है टरबाइन, टरबाइन तेज घूमेगा और फिर यहाँ जनरेटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जियोथर्मल एनर्जी, सो जियोथर्मल एनर्जी भी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इन इंडिया वी हैव गुड स्कोप। हालांकि इन सबको लेकर चैलेंजेस भी है, तो वी विल सी द चैलेंजेस रिलेटेड टू जियोथर्मल एनर्जी, रिलेटेड टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड टू अदर फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस एज वेल। आज के इस क्वेश्चन का पर्पस, इस सेशन का पर्पस ये था कि हम इनके बारे में बेसिक्स जाने। इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल आल्सो डिस्कस मोर डिटेल अबाउट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मुझे मिला फिर हिस्ट्री से रिलेटेड, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिक्स। देखिए, which of the following is true about the policy of doctrine of lapse? Doctrine of lapse, a very important policy which helped in the expansion of British East India Company territory, territorial expansion में help कर रहा है British East India Company को। क्या स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड? इट वॉज ए पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया टू एनेक्स प्रिंसली स्टेट्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ अ सक्सेसर। हमें पहले ये स्टेटमेंट में आंसर मिल चुका है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सुन लो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, क्लासेस में भी तुम्हें करवाया है मैंने, एक बार फिर से सुन लो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इफेक्टिवली यूज किया लॉर्ड डलहौजी ने, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। इफेक्टिवली यूज्ड लिखा है मैंने, इफेक्टिवली यूज्ड एंड इंप्लीमेंटेड, क्योंकि इसके पहले भी किसी ने यूज किया था। प्रायर टू हिम इट वाज यूज्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब, ठीक है, इसलिए इसके पहले भी यूज हुआ है। थैंक यू शंकर। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए इफेक्टिवली यूज करना, यह काम किसने किया? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी ने इसमें क्या शर्त रखी कि अगर कोई राजा की डेथ होती है और राजा का अपना खुद का बायोलॉजिकल सन नहीं है जो कि सक्सेसर बन सकता है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में डिस्टर्बेंस होता है उस टेरिटोरी में, उस राज्य में। और हम ब्रिटिश, हम तो गुड इंटेंशन के साथ आए हैं, हम तो ऊपर वाले के भेजे हुए दूत हैं, हम तो नहीं चाहते कि तुम्हारे राज्य में डिस्टर्बेंस हो, इसलिए हम तुम्हारी पूरी टेरिटोरी को अपने में मिला लेंगे। एक टाइप पे बिग ब्रदर बनने का एटीट्यूड, जो कभी अमेरिका बनना चाहता है सबके साथ, है ना। ऐसे बिग ब्रदर कई होते हैं जो अपनी दादागिरी दिखाते हैं। लॉर्ड डलहौजी वही दादागिरी दिखा रहा था कि अगर किसी किंग की डेथ होती है बिना उसके सर्वाइविंग मेल एयर के, बिना उसके बायोलॉजिकल बेटे के, तो वो टेरिटोरी एनेक्स हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरी में, क्योंकि एडॉप्टेड सन को इन्होंने माना ही नहीं था कि वो लीगल एयर हो सकता है थ्रोन का। क्यों? क्योंकि एडॉप्शन को लेकर ना हमारे इंडिया में क्लियर प्रिंसिपल नहीं थे। कई बार एडॉप्टेड सन की बात होती तो थी, लेकिन राजा के पास, राजा की तो डेथ हो चुकी है, मतलब उसकी जो फैमिली है या एडॉप्टेड सन है उसके पास प्रूफ नहीं होता था गाइज कि वो सच में लीगली एडॉप्टेड था, या फिर कोई ऐसे ही झूठा आकर उसने क्लेम कर दिया कि मुझे राजा जी ने एडॉप्ट किया है। कई बार राजा के कई बेटे आ जाते थे, मेनी ब्लड्स, इलीगल ब्लड्स जिनको बुलाते हैं। अब राजा के पहले कई बेटे होते थे जिनका मालूम खुद राजा को भी नहीं होता था, तो इनस्टेबिलिटी हो जाती थी। ऐसा ही कुछ इनस्टेबिलिटी था, इसलिए महाराजा रंजीत सिंह ने कभी यूज किया था, डलहौजी ने वही क्लेम कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इफेक्टिवली यूज किया। दैट्स व्हाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसके साथ ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। अ वेरी सिंपल येट वेरी इफेक्टिव पॉलिसी। हालांकि इन सब पॉलिसी से ये हुआ, इसका मेन इंपैक्ट अगर हम बोलें, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी अप्लाई कहाँ कहाँ की गई, तो लिख लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी अप्लाई हो रही है सबसे पहले कहाँ? सतारा, फर्स्ट सतारा में। फर्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग सतारा को मर्ज किया गया। और सबसे मोस्ट पॉपुलर कहाँ? झांसी, अराउंड 1853 के अराउंड झांसी। तभी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बोला, एक फेमस स्लोगन दिया, एक वॉर क्राई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आई विल नॉट सरेंडर माई झांसी। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी की वजह से लोकल रूलर अपनी सॉवरेनिटी खो रहे थे, अपनी टेरिटोरी खो रहे थे। इसलिए क्वीन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बोला, या क्वीन प्रोक्लेमेशन में बोला कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी रिस्पेक्ट योर राइट्स, एंड ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी है ये आज से खत्म। इतना याद रखना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, दैट इज एनफ। महाराजा रंजीत सिंह ने यूज किया था, आई हैव मेंशन्ड हियर। उनके ना गांव का नाम पूछा जाता है, उनके कम्युनिटी का नाम सुकर चकिया मिसल, या मिसल पाव वाला मिसल नहीं है, मिसल विलेज को बताते हैं, यूनिट को बताते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड है, कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड है। रीड द क्वेश्चन। अगेन एनवायरमेंट का एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए। क्या है गाइज कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन फुटप्रिंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि भैया कार्बन फुटप्रिंट ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो कार्बन फुटप्रिंट का यूज किया जाता है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय व्हीकल्स और एनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये स्टेटमेंट देखकर लगता है कि हाँ, इसका सही होने के चांसेस हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की बात किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही होने के काफी चांसेस हैं हद तक। बी पढ़ते हैं, इट इज अ यूनिट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल फॉर द रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। नहीं, ऐसा एग्जैक्टली कोई यूनिट नहीं था क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो प्रोटोकॉल अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। वहां पे कार्बन फुटप्रिंट नाम का कोई एक यूनिट नहीं अडॉप्ट किया गया था। गलत। और जब ये गलत हो गया तो फिर सी डी होने के तो चांसेस खत्म ही हो चुके हैं, ऑल ऑफ द अबव। सी भी देख लेते हैं, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, इट इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, इट इज एन इनिशिएटिव टू कंट्रोल पॉल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव। नहीं, इंसेंटिव भी नहीं दिया जाता है, डायरेक्टली कोई इंसेंटिव देने की बात नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर नहीं है। हमारा आंसर सुटेबल पहला वाला ही स्टेटमेंट है, ए। चलो अब थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां हम कार्बन फुटप्रिंट के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। कार्बन फुटप्रिंट, फुटप्रिंट, रामायण में एक कैरेक्टर है ना, अंगद। अंगद जाके रावण के लंका में ऐसे पांव जमा देता है और कोई हिला नहीं पाता है। तो जितने जो अंगद ने अपना पांव जमाया था, जितना ताकत लगाया था, वो उसका फुटप्रिंट कह लो। तो यहाँ कार्बन फुटप्रिंट को ऐसे समझो कि हर इंडिविजुअल या इवन एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑफिस, एक इंडस्ट्री जितना कार्बन का इमिशन करती है, सिर्फ कार्बन का नहीं, बाकी ग्रीन हाउस गैसेस का भी, मोस्टली CO2 काउंट किया जाता है और CH4 मीथेन, बट इसके अलावा बाकी HFC भी काउंट किए जाते हैं। तो जितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कर रही है, वो उस इंसान का, जैसे तुम रोज बाइक यूज कर रहे हो, कार यूज कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले यूज कर रहे हैं, तुम्हारे ऑफिस वाले यूज कर रहे हैं, तो तुम्हारे घर वालों का, तुम्हारा और इंडिविजुअल, उतना कार्बन फुटप्रिंट होगा जितना ग्रीन हाउस गैस आप इमिट कर रहे हो। किस वजह से इमिट कर रहे हो? तो आप वो इमिट कर रहे हो फॉसिल फ्यूल जलाकर। इवन आप वो एमिट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा यूज करके, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी लार्जली किस सोर्स से बनता है? थर्मल पावर प्लांट से, जहां पे जल क्या रहा है? कोल जल रहा है। तो इवन इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करके भी तुम कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो। यही कार्बन फुटप्रिंट है। WHO का एक स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, इसको भी देख लीजिएगा, सेम वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, आओ, और हमें कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड क्या याद रखना है कि कार्बन फुटप्रिंट को ईयरली बेसिस पे मेजर किया जाता है। याद रखना, कभी कभी ना क्वेश्चन में मंथली दे देता है कि मेजरमेंट ऑन मंथली बेसिस, मंथली बेसिस नहीं, ईयरली बेसिस पे टन्स ऑफ CO2 एमिटेड पर ईयर, उस पे कार्बन फुटप्रिंट मेजर किया जा रहा है। और क्योटो प्रोटोकॉल में जो 6 गैसेस हैं, शुरुआत किससे कर रहे हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड से। एंड किस पे कर रहे हैं? सल्फर हेक्साफ्लोराइड पर। याद रखना, ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैपेसिटी या ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल कह लो, ये सबसे हाईएस्ट है इन ग्रीन हाउस गैसेस में। ठीक है, डिस्कस करूंगा मैं ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल भी, क्योटो प्रोटोकॉल भी अलग से। अभी क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये जो 6 गैसेस हैं, उन सबको काउंट किया जाता है कार्बन फुटप्रिंट काउंट करने में। तो अगर आप सिंपली सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का भी इमिशन कर रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो कार्बन फुटप्रिंट है। अगर सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जनरली ये जो है ना 3, HFC, PFC एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इनका इमिशन नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी में थोड़ा कम होता है, बट काफी हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन या हाई GHG पोटेंशियल वाले होते हैं। ये सबसे हाईएस्ट ये है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। देन और हमें क्या याद रखना है कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड? अच्छा, एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना कि ये क्योटो प्रोटोकॉल में जो गैसेस हैं वो काउंट हो रहे हैं, कोई यूनिट वगैरह नहीं है क्योटो प्रोटोकॉल की कार्बन फुटप्रिंट।
और तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए कि कार्बन फुटप्रिंट को बेसिकली 2 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल और एक प्रोडक्ट फॉर्म में। ऑर्गेनाइजेशनल क्या, वही जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चलो स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। तो स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन जो भी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो एनर्जी यूज कर रहा है, अभी मैं तुम्हारा क्लास ले रहा हूँ तो कैमरा चल रहा है, बोर्ड चल रहा है, फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है, इसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में जो लोग वर्क कर रहे हैं वो अपना व्हीकल यूज कर रहे हैं, या कंपनी का कोई व्हीकल है, कोई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें जितना भी हम ग्रीन हाउस गैस एमिट करेंगे वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कार्बन फुटप्रिंट होगा। क्लियर? सेकंड क्या, प्रोडक्ट फॉर्म में क्या कि एक प्रोडक्ट बनाया गया, ये स्मार्ट बोर्ड है, ये बनाया गया, ये पेन है, ये पेन बनाया गया, तो पेन का रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने से लेकर फाइनली पेन को डिस्पोज करने तक जितना ग्रीन हाउस गैस का इमोशन होगा, पूरे उसके होल लाइफ टाइम में उसको उसका प्रोडक्ट फॉर्म का कार्बन फुटप्रिंट बोला जाएगा। सेकंड कैटेगरी प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट। आप एक मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आप एक बोर्ड यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन पे अभी वीडियो देखोगे तो मोबाइल फोन के लिए रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने से लेकर मोबाइल फोन को बनाना, मोबाइल फोन को मार्केट में लाना, फिर मोबाइल फोन को वापस रिसाइकल करके डिस्पोज करना, इस पूरे ड्यूरेशन में, पूरे लाइफ साइकिल में जितना CO2 या बाकी जो भी गैसेस हैं हमारे क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस, उनका जो टोटल फुटप्रिंट होगा, प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। और ये क्वेश्चन क्यों एग्जामिनेशन में पूछा गया, या ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली दिस ईयर इटसेल्फ चंडीगढ़ जो है, इट बिकेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटोरी और द स्टेट इन इंडिया, क्योंकि किसी और स्टेट ने नहीं किया है, जिसने एक ऐप लॉन्च किया। ऐप का नाम क्या है? कार्बन वॉच। नाम देखो कितना अच्छा है, एक मोबाइल एप्लीकेशन जो वॉच करेगा, जो ध्यान रखेगा, किस पे ध्यान रखेगा भाई? आपके इंडिविजुअल के कार्बन फुटप्रिंट पर। इसलिए ये चीज न्यूज में थी। करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन ऑफ एनवायरनमेंट दोनों मिल गया, क्वेश्चन बन गया एक। कीप दिस मच इन योर माइंड। एक्शन हम लोग क्या ले सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल करने के लिए? तो हर वो एक्शन, प्लांटिंग द ट्रीज से लेकर अपनी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल पे कम करना, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम करना, अपनी हैबिट चेंज करना। जैसे घर से सपोज तुम 2 सिबलिंग्स निकले, या कहीं एक साथ पढ़ रहे हो, 2 दोस्त निकले, दोनों को आना स्मार्ट आईएएस में क्लास करने, दोनों अलग अलग बाइक से मत आओ, दोनों एक बाइक से आओ, क्योंकि एक बाइक से आओगे तो 2 लोग तो एक बाइक से आ सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपने कम पेट्रोल यूज किया, कार्बन फुटप्रिंट कम हुआ। दोनों अलग अलग आते, दोनों बाइक में अलग अलग ऑयल जलता, राइट। इवन ये भी सजेस्ट किया जाता है, कभी तुम ध्यान रखना, जब हम फ्लाइट लेते हैं तो कनेक्टिंग फ्लाइट का रेट भी बढ़ जाता है, बढ़ता है, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट में क्या होता है ना कि हम काफी लॉन्ग दूरी ट्रेवल कर रहे हैं। सपोज मुझे यहाँ से घर जाना है पटना, तो पहले मैं यहाँ से कलकत्ता गया और कलकत्ता से फिर पटना गया, तो मैंने ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ट्रेवल किया, एयर में रहा, तो वो जो फ्यूल है वो तो खर्च हो रहा है, मैंने वो फ्यूल खर्च किया तो मेरा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ गया। इसलिए ना फ्लाइट के टिकट भी बढ़े हुए रहते हैं, ये भी एक रीजन होता है। वैसे उसके पीछे और भी लॉजिक है, बट ये भी एक रीजन है। कहीं स्टेटमेंट में ये मिल गया ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग कार्बन फुटप्रिंट, कनेक्टिंग फ्लाइट, आंसर करना। एग्जाम्पल याद रखना ये वाला, पटना घूमने आओ कभी। कार्बन फुटप्रिंट के साथ साथ एक और टॉपिक क्या, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है गाइज, ये एक लार्जर सेट है। कार्बन फुटप्रिंट बस उसका सब सेट है। ये कार्बन फुटप्रिंट और ये एंटायर जो सर्किल हो गया वो हो गया इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं? ह्यूमन को अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज का जितना यूज होना हो, जितना उसको नीड होता है, नीड ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और फिर इस नीड को फुलफिल करने के लिए अर्थ को जो रिसोर्सेस लगने होते हैं, अर्थ की जो एबिलिटी होती है, इन दोनों को मिलाकर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट तैयार किया जाता है। कार्बन फुटप्रिंट में सिर्फ ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बात कर रहे थे, यहां पे सिर्फ ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में सपोज इवन आपने टिम्बर इंडस्ट्री लगाया है, आपने फूड और फाइबर इंडस्ट्री लगाया है, आप नेचर के किसी भी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, तो उस रिसोर्स को यूज करने पे कितना प्रेशर आप नेचर पे डालते हो, और फिर नेचर की जो कैपेसिटी है कि वो उसको रिन्यू करे, दैट इज नोन एज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है,
So human, the measure of human demand on earth ecosystem as well as the earth ecological ability to renew it, इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में हमें पहले किसने बताया? तो विलियम रीस नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने 1992 में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में बताया है। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट के बीच का रिलेशन याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा लार्जर एंटिटी को शो कर रहा है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज शोइंग अ लार्जर एंटिटी, वाइट कार्बन फुटप्रिंट इज अ स्मॉल पार्ट और अ सबसेट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। लेकिन ज्यादा न्यूज में कार्बन फुटप्रिंट रहता है। जैसे कार्बन वॉच की बात हुई तो कार्बन फुटप्रिंट फिर से न्यूज में था और तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उनसे रिलेटेड है तो हम इसको दिमाग में रखेंगे अपने। और इसके रिलेटेड मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया है। आई वॉन्ट कि इस क्वेश्चन का आंसर तुम करके दो मुझे। ये क्वेश्चन का आंसर तुम करके दोगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। पहला तो उसके मीनिंग से रिलेटेड है। दूसरा, एक मैंने यहाँ पर एजेंसी का नाम दिया है कि ये एजेंसी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, सही है या गलत है। थर्ड है, एक रीजन बताया गया कि अर्बनाइजेशन के इंक्रीज होने के वजह से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इंक्रीज हो रहा है। ये तो कॉमन सेंस तुम लगा सकते हो। अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ तो इंडिविजुअल एज ए पर्सन मुझे क्या चाहिए? एक नया घर चाहिए। तो मैंने क्या किया? एक जगह ट्री कट करके वहां घर बना लिया। हो गया ना, मेरा फुटप्रिंट बढ़ गया, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्योंकि मैंने ट्री कट किया तो नेचर को रिन्यू करने में तो फिर टाइम लगेगा, उसकी अपनी लिमिटेड कैपेसिटी है, एबिलिटी है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ा दिया मैंने नई गाड़ी खरीद ली, मैंने नया बल्ब लगा लिया घर में, फैन लगा लिया। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी और दोनों के बारे में भी सोचो और मुझे इसका आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। वीडियो को पॉज कर लेना एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस। डॉक्यूमेंट तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसाम हिस्ट्री से रिलेटेड है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पार्ट से, जहां पे आसाम के भी एक लीडर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो आप इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बुलाइए, आसाम हिस्ट्री बुलाइए, कुछ भी, बट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? मेन इसका थीम क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हम जानते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड ने इंडियन लीडर्स को पहली बार इनवाइट किया। बोला तुम इंडियंस लंदन आओ और लंदन में आकर मेरे बराबरी में बैठकर बात करो। क्या बात करो? तो वी विल डिस्कस डोमिनियन स्टेटस। हम डिस्कस करेंगे इंडियंस को और कितना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चाहिए, डोमिनियन स्टेटस डिस्कस करना है, इसके लिए इंडियंस को बुलाया गया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 के एंड में होता है। कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। वैसे हाँ, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो बोल रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा देयर इज ओनली वन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बस इस ओनली वन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के 3 इंस्टेंसेस हैं, 3 इंस्टेंसेस हैं, 3 सेशंस हैं। जैसे मैं तुम्हारा पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहा हूं ना, तो पीवाईक्यू एनालिसिस का आज लेक्चर 15 होगा, कल को लेक्चर 16 होगा। हो क्या रहा है ये पीवाईक्यू एनालिसिस। तो मुझे लग रहा है कि और करना चाहिए, तो आई एम कंटिन्यूइंग इट, और मैं कंटिन्यू करूंगा तुम्हारे लिए। तो ठीक उसी तरह फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस नहीं जाती है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग ग्रुप को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिश ने। कंट्री में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, गांधी जी जेल में है, तो कांग्रेस ने बोला टाटा बाय बाय, हम नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कुछ कंक्लूजन निकला नहीं, इनको सेकंड मीटिंग बुलानी पड़ी, जिसको हम सेकंड आरटीसी बुलाते हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे पार्टिसिपेट करने। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग एमिनेंट असमीज अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। कि भाई आसाम की तरफ से इनमें से कौन एमिनेंट पर्सनैलिटीज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन, पहला मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे। द आंसर इज लेट चंद्रधर बरुआ। थोड़ा इनके बारे में हम जान ले। स्वर्गीय चंद्रधर बरुआ एक राइटर, पोएट, ड्रामेटिस्ट थे। जोनाकी एरा से रिलेटेड इनको माना जाता है एसएमएस लिटरेचर का। पढ़ो जोनाकी एरा किसको बोलते हैं, एसएमएस लिटरेचर का उस टाइम में किस तरह से ग्रोथ हुआ, किस टाइप के लिटरेचर लिखे जाते थे, दैट यू शुड नो। और हम अगर बरुआ जी के बारे में बात करें तो ये सेकंड प्रेसिडेंट थे। किसके सेकंड प्रेसिडेंट थे? असम साहित्य सभा। तो देखो साहित्य से ही रिलेटेड होगा जोनाकी एरा, इतना तो समझ में आता है हमें। कौन कौन से राइटर लिखते थे, कैसा लिटरेचर लिखा गया, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा टास्क है, पढ़ोगे तुम। तो हमारे चंद्रधर बरुआ जो थे ये सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं किसके? आसाम साहित्य सभा के। 1918 में कहां पर हुआ है वो भी देख लीजिए एक बार।
तो जब सेकंड प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट प्रेसिडेंट भी तो मालूम होना चाहिए, पद्मनाथ गोहाइन बरुआ, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। एंड वन मोर थिंग, चंद्रधर बरुआ जी के बारे में एक और चीज हमें क्या याद रखना है कि असम साहित्य सभा पत्रिका, पत्रिका मीन्स अ जर्नल, एक माउथपीस, किसका माउथपीस होगा? असम साहित्य सभा का होगा। असम साहित्य सभा का जर्नल असम साहित्य सभा पत्रिका, उसके पहले ऑफिशियल एडिटर या फाउंडर एडिटर स्वर्गीय चंद्रधर बरुआ ही थे। इतना इंफॉर्मेशन इनके बारे में याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है कि भैया, क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन गए थे पार्टिसिपेट करने, हमें आंसर मिल ही गया। तुम्हारे नॉलेज के लिए एक और बात बता दूं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के भी मीटिंग में ये गए थे। ठीक है, ये दोनों याद रखना, इतनी चीज याद रखनी है आपको। और बाकी यहाँ जो ऑप्शंस में नेम है, रीड अबाउट देम, इनके बारे में भी आप पढ़िए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके बारे में भी पढ़िए। राइट, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट पीवाईक्यू एनालिसिस के सेशन में मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। ओके, सो कीप स्टडिंग, टेक केयर, जय हिंद।